हेलो बच्चों, हम लोगों ने रासायनिक अपक्रियाओं वाला चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण वाला देखेंगे। अम्ल क्षारक एवं लवण। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैप्टर 1 देख लीजिए। उसके हमने पार्ट वाइज बना रखे हैं, 4 पार्ट में कंप्लीट कर दिया है उसको हमने। अगर अब भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में बोल देना। तो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं अम्ल क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हेडिंग मेरे पास आती है कि अम्लों व क्षारकों का परीक्षण करने के लिए सूचक कि अम्ल और क्षार हम किस बेस पे पता करें कि ये अम्ल है ये क्षारक है। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए इसके लिए होता क्या, सूचक एवं रंजक। सूचक एवं रंजक है, उसे जब किसी अम्ल या क्षारक में डाला जाता है तो उसके रंग या गंध में परिवर्तन आ जाता है। अम्ल व क्षारकों के परीक्षण के लिए 3 सामान्य सूचक हैं। मतलब जब भी एक सूचक होता है उसको हम सूचक होता है, ठीक है, उसको जब हम लोग अम्ल में डालते हैं, अम्ल या क्षारक में, तो उसका जो रंग है और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। रंग और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो नंबर 1 मेरे पास आता है लिटमस। इसको लिटमस पेपर होता है। ये लिटमस यह एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। इसका विलयन बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। लिटमस पात्र अम्लीय विलयनों में नीले से लाल तथा क्षारीय विलयनों में लाल से नीला हो जाता है। अब आप लोग समझिए, देखिए लिटमस पेपर जो है अगर अम्ल में डाला जाता है तो इसका रंग नीले से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अम्ल में अगर डालेंगे तो नीले से लाल हो जाएगा। इसको लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। और अगर ये क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो लाल रंग से कैसा हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। तो लाल रंग से नीला हो जाता है। यह नीले से लाल हो जाता था अम्ल में, और अगर क्षार में डालो तो लाल से नीला हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 क्या है। नंबर 2 है मैथिल ऑरेंज। यह एक संश्लेषित सूचक है। इसका उदासीन रंग नारंगी है। इसका जो रंग होता है वो कैसा है, उदासीन रंग है, नारंगी, ठीक। यह अम्लीय विलयन में लाल व क्षारीय विलयन में पीला होता है। यह अम्लीय विलयन में कैसा होता है, लाल होता है, और क्षारीय विलयन में पीला होता है। उसके बाद अगला आता है मेरे पास फिनोल्फ्थेलीन, ठीक है, फिनोल्फ्थेलीन। यह भी एक संश्लेषित सूचक है। इसका उदासीन रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। ये बिना रंग का होता है। यह अम्लीय विलयन में रंगहीन, अगर अम्ल में डालो तो रंगहीन, व क्षारीय विलयन में यह गुलाबी रंग देता है। अगर ये क्षारीय विलयन में डाला जाए तो कैसे रंग का होगा, गुलाबी रंग का होगा। तो ये तो 3 सूचक होते हैं। इसके अलावा भी कुछ सूचक होते हैं तो उनको हम दिखा देते हैं। जैसे कुछ अन्य सूचक, जैसे हल्दी तो सबके पास होती होगी, सबके घर में हल्दी होती है। तो हल्दी क्या है, यह एक प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय विलयन में अपने पीले रंग को लाल भूरे रंग में परिवर्तित कर देता है। अगर हल्दी को आप लोग डालेंगे क्षारीय विलयन में तो यह अपने जो उसका पीले पीले रंग की जो होती है हल्दी, वो किस रंग में बदल जाती है, लाल भूरे रंग में बदल जाती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लाल बंद गोभी का निष्कर्ष। तो क्षारीय विलयनों में मिलाने पर हरा हो जाता है। इसको अगर क्षारीय विलयन में मिलाया जाए तो ये कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। कुछ पुष्पों जैसे हाइड्रेंजिया, पिंटूनिया, जर्मेनियम की रंगीन पंखुड़ियों भी अम्लों व क्षारकों में रंग परिवर्तित कर देती हैं। तो ये होते हैं पुष्प। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं घ्राण सूचक। तो ये क्या होता है, ऐसे सूचक हैं जो अम्लीय व क्षारीय विलयन में अपनी गंध परिवर्तित कर देते हैं। प्याज व वनीला निष्कर्षों की अभिलाक्षणिक एक गंध एवं क्षारीय विलयनों में समाप्त हो जाती है। इनकी जो क्षारीय विलयन कैसी होती है, समाप्त हो जाती है। तो ये तो थे सूचक मेरे पास। अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो ये मेरे पास हेडिंग है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, देखो पहले मैं आपको बता दूं अम्ल कैसे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं।
अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। पहले अम्ल की डेफिनेशन देख लेते हैं। हमें अम्ल की डेफिनेशन क्या लिखनी है। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धन आयन देते हैं। उत्पन्न धनायन अपने को ध्रुवीय जल अणुओं एवं संलग्न करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये हुई कि अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घुलकर धनायन देते हैं। तो आप लोग केवल कितना निकला, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घुल के धनायन देते हैं। या आप लोग लिखिए अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घुलकर H आयन देते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हम ये रिएक्शन कराएं H2O की, अगर हम जलीय विलयन बनाएं तो ये बनेगा H आयन, H2O एरो गैंग क्या बनेगा, H आयन बनेगा प्लस OH आयन बनेगा। जल जो है दो जगह टूट जाता है, एक H आयन में और एक OH आयन में। तो ये जो H आयन है इसको हम लोग बोलते हैं अम्ल, और ये जो OH आयन इसको हम लोग बोलते हैं क्षार। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो हमने ये H आयन ले लिया और प्लस H2O, दोनों की जब क्रिया कराई जल की और H आयन की, तो एरो गैंग क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन H3O के ऊपर +4। जब भी O के ऊपर +4 आ जाता है, +4 आने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं। तो इसके पास कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस एक एक्स्ट्रा आ गया तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज चढ़ जाता है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। इस प्रकार बनने वाले H+ को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। H+ या हाइड्रोनियम धनायन ही अम्लीय विलयन में नीले लिटमस पत्र को लाल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो H आयन होते हैं वही क्या काम करते हैं, जो नीला लिटमस पत्र होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये लाल कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए इसको हम आप लोगों को देख लेते हैं, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। ये देख लेते हैं, नोट पॉइंट है मेरे पास, इसको आप लोग टिक कर लीजिए नोट पॉइंट को। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। अगर शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है तो शुष्क लिटमस पत्र को नहीं बदलती है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl गैस अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती। शुष्क अवस्था में HCl गैस H आयन नहीं देती। अगर ये HCl जो है अगर शुष्क है तब इसका जलीय विलयन करे तो ये H आयन नहीं देती है। और हम जानते हैं कि लिटमस पत्र को रंग परिवर्तित करने के लिए H आयन का होना जरूरी है। अगर लिटमस पत्र का जो पेपर का रंग बदलना है तो H आयनों का होना आवश्यक है। अतः शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र रंग को परिवर्तित नहीं करती, किंतु लिटमस पत्र पर गीला किया जाए, अगर जो लिटमस पत्र होता है उसको अगर गीला किया जाए या HCl गैस को पानी में घोल दिया जाए तो यह लिटमस पत्र के नीले रंग को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो इसका मतलब ये था कि अगर शुष्क HCl है तो ये H आयन नहीं देगा, तो ये अम्ल का कार्य नहीं करेगा, और अगर वैसा है शुष्क नहीं है तो ये अम्ल का कार्य करेगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अभी डेफिनेशन चल रही थी भाई, तो क्या थी, इस प्रकार जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होकर बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो वे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में क्या देते हैं, H आयन देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, तो प्रबल अम्ल होते हैं, नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, और कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3, जो कि एक दुर्लभ अम्ल है। ये जो होता है ये दुर्लभ अम्ल होता है कार्बोनिल, तो इसको हम लोग दुर्लभ अम्ल बोलते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए। एवं उपरोक्त सभी प्रबल अम्ल व खनिज अम्ल कहलाते हैं। बाकी केवल इसको छोड़ के जितने भी अम्ल ये हमने बोले हैं अभी,
हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये सब कैसे होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हो गए थे प्रबल अम्ल की डेफिनेशन। उसके बाद आते हैं दुर्लभ अम्ल क्या होते हैं। तो दुर्लभ अम्ल देख लेते हैं। किंतु जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयन नहीं होते हैं या कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्लभ अम्ल बोलते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मेरे पास क्या है, देखिए साइट्रिक अम्ल है, ये नींबू और संतरे में होता है। टार्टरिक अम्ल है, ये इमली में होता है। लैक्टिक अम्ल है, ये दही में होता है। एसिटिक अम्ल होता है, ये इसको हम लोग हिंदी में सिरका भी बोलते हैं। और गैलिक अम्ल होता है, इसको हम लोग टमाटर के अंदर होता है, जो टमाटर खट्टापन होता है वो इसी के लिए होता है। मेथेनोइक अम्ल होता है, ये किसमें? चींटी एवं मधुमक्खी का डंक, जो आपको चींटी आप लोगों ने देखी होगी, चींटी या मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें ये होता है मेथेनोइक अम्ल आदि। उपरोक्त सभी अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जितने भी ये अम्ल थे वो सब क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ये नोट पॉइंट है मेरे पास, Mg मैग्नीशियम, ठीक है। Mg मैग्नीशियम फीते पर जब प्रबल अम्लों से क्रिया होती है तो बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होने के कारण गैस निकलती है, जिसके कारण बुदबुदाहट अधिक होती है। किंतु दुर्लभ अम्लों पर Mg फीते पर क्रिया के फलस्वरूप कम हाइड्रोजन आयन और कम हाइड्रोजन गैस बनने के कारण बुदबुदाहट कम होती है। जैसे Mg का अगर हम क्रिया कराएं, हमने ले लिया मान लीजिए Mg प्लस 2HCl, और अगर हम लोग क्रिया कराएं इसकी तो HCl इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा और प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर आता है अम्लों का तनुकरण। तो अम्लों का तनुकरण क्या होता है? सांद्र अम्ल को जल के साथ मिश्रित करने की प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है। अगर हम अम्ल को जल के साथ मिला दें तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तनुकरण कहलाती है। जल के साथ साथ अम्ल की यह क्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। अगर जल के साथ साथ यह क्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अम्लों के तनुकरण क्रिया में तीव्र वेग से निकलने वाली ऊष्मा जल की कुछ मात्रा को विस्फोट के साथ भाप में परिवर्तित कर देती है, जिसके छींटे हमारे चेहरे व कपड़ों पर पड़कर हमें जला सकते हैं। साथ ही अत्यधिक ऊष्मन से कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसलिए अम्ल को तनु करते समय सांद्र अम्ल को धीरे धीरे चलाते हैं डाला जाए, ताकि ऊष्मा धीरे धीरे बाहर निकलती रहे। यह ऊष्मा आसानी से अधिक जल के साथ अवशोषित कर ली जाती है। अम्लों को तनुकरण करते समय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है। अब इसका मतलब ये है कि हम जब भी अम्ल को जलीय विलयन में मिलाते हैं, जल को अम्लीय विलयन में नहीं मिलाते हैं, अम्ल को जलीय विलयन में मिलाते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात है, जैसे ये मेरे पास यहाँ पे पात्र है और इसके अंदर ये मान लीजिए अम्ल भरा हुआ है, ये इसके अंदर अम्ल भरा हुआ है और हम इसके ऊपर ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। और हमको अम्ल डालना तो हम लोग यहाँ से डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे कि ये धीरे धीरे आए, बिल्कुल विस्फोट ना हो। अगर हम फास्ट डालेंगे, अगर तेज़ डालेंगे तो ये पानी के साथ क्रिया करके एकदम विस्फोट कर देगा, भयंकर विस्फोट उत्पन्न कर देगा ये। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको करना चाहिए कि हमको धीरे धीरे पानी में क्या मिलाना चाहिए? अम्ल मिलाना चाहिए, ठीक है। पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, अम्ल में पानी नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सांद्र अम्ल वह होता है जिसमें जल की न्यूनतम संभावित मात्रा होती है, जबकि तनु अम्ल वह होता है जिसमें जल की अधिक मात्रा
होती है। तो जल की जब कम मात्रा होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सांद्र अम्ल, और अगर जल की अधिक मात्रा होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं तनु अम्ल। तो आप लोग ये भी देख लीजिए तनु अम्ल क्या होते हैं और सांद्र अम्ल क्या होते हैं। तो सांद्र अम्ल जब होता है तो हम लोग लिख के आता है मेरे पास CON कॉन्सेंट्रेशन लिखने का, तनु अम्ल होता है तो DIL लिख के आता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद मेरे पास आता है अम्ल, जो ग्लूकोज आप लोगों ने देखा होगा, एल्कोहल तो सभी ने देखी होगी, शराब होती है, ठीक है। एल्कोहल व ग्लूकोज में हाइड्रोजन होते हुए भी इन्हें अम्लों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जैसे एल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इसे फिर भी किस में नहीं रखते, अम्ल में नहीं रखते कि ये अम्ल नहीं होते। जब इन यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती तो इन यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत का परिचलन नहीं करते। एल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का परिचलन नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि यौगिक जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन नहीं देते। इन आयनों की अनुपस्थिति में विलयन के विद्युत का परिचलन नहीं हो पाता, अतः जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन नहीं देने के कारण इन्हें अम्लों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो इनको अम्लों की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता है एल्कोहल और ग्लूकोज को? क्योंकि ये क्या नहीं देते, ये धनायन नहीं देते। ये क्या नहीं देते, H आयन नहीं देते हैं, तो इसलिए इनको अम्लों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई आयनिक यौगिक विलय नहीं होता है जो विलयन के आयनों में प्रदान कर सके। किंतु वर्षा जल में कार्बोनिक अम्ल की उपस्थिति के कारण यह विद्युत का परिचलन करता है। जो वर्षा का जल होता है उसमें कौन सा होता है अम्ल? कार्बोनिक अम्ल होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अम्लों के गुणधर्म देख लेते हैं हम लोग। अम्लों के गुणधर्म, तो अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, ये विद्युत का परिचलन करते हैं, ये विद्युत के अपघट्य हैं। नंबर 3, अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि क्वेश्चन आपके पास ऐसा पूछा जाए कि अम्ल हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो कौन सी गैस निकालते हैं? ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो मेरे पास रिएक्शन दी गई है यहाँ पे। हमने जिंक की क्रिया किससे करा दी? H2SO4 से। तो एरोगन क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यदि एक परख नली में कुछ जस्ते के टुकड़े व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाए तो दोनों की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। जब जलती हुई मोमबत्ती गैस के पास ले जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस फट फट की आवाज़ के साथ धुनी जलने लगती है। तो देखिए, जब परख नली में हम क्या लें, जस्ते के टुकड़े ले लें थोड़े और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें, और दोनों की क्रिया जब कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसको जब आप जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाएंगे तो उसमें से फट फट की आवाज़ करके ध्वनि निकलेगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप लोगों ने दही देखा, और दही व अन्य खट्टे पदार्थों को पीतल, आप लोगों ने देखा होगा दही एवं अन्य खट्टे पदार्थों को पीतल, तांबे व अन्य धातुओं के बर्तनों में नहीं रखा जाता है क्योंकि दही तथा अन्य खट्टे पदार्थों के मौजूद अम्ल धातु के साथ क्रिया करके विषैले धातु बनाते हैं, अतः खाद्य विषता उत्पन्न करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का कि अम्लों को पीतल के बर्तन में नहीं रखा जाता है, क्यों? तो क्यों नहीं रखा जाता वो आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा वहाँ पे कि अम्लों को इसलिए पीतल के बर्तन में नहीं रखा क्योंकि पीतल के बर्तन से अम्ल क्रिया कर जाते हैं और एक विषैला पदार्थ बना लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं नंबर 4 के अम्ल धातु कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। जी, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग देखते हैं जैसे CaCO3 प्लस HCl हमने क्रिया करा दी तो एरोगन क्या बने? CaCl2 बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बाहर निकलेगा। तो CaCO3 का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और CaCl2 का नाम है कैल्शियम क्लोराइड, H2O तो जल होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड। सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। NaHCO3 प्लस HCl के साथ हमने जब क्रिया कराए तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, साधारण नमक, H2O और जल बनेगा। तो ये आप लोग रिएक्शन लिख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उपरोक्त NaHCO3 के साथ अपक्रिया अग्निशामक यंत्रों में संपन्न कराई जाती है तथा बनने वाली H2 गैस जलती हुई को आग को बुझा जाती है। जब आप लोग देखो जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं या जो आग बुझाने वाले वाहन होते हैं उनमें जो इसका यूज किया जाता है वो क्या होता है, NaHCO3 किया जाता है। इससे जो गैस निकलती है CO2, ये क्या करती है, वो जो जलती हुई आग होती है उसको बुझाने का काम करती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चूना पत्थर, संगमरमर, चाक आदि कैल्शियम कार्बोनेट के विद्युत रूप हैं। अंडे के खोल में भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। जो अंडे का खोल होता है ऊपर वाइट वाइट का, उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अतः ये सभी पदार्थ भी अम्लों से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं जो चूने के पानी को CaCO3 में CO3 का सफ़ेद अपक्षेप विलयन के कारण दूधिया कर देती हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए। रिएक्शन क्या है, जैसे हमने CaOH का होल टॉय, मतलब ये बुझा चूना होता है कि हमने किससे क्रिया करा दी, CO2 से, तो एरोगन क्या बना, COCH3 बनेगा और H2O बनेगा। चलिए और देख लेते हैं हम लोग। किंतु चूने के पानी में अधिक CO2 प्रवाहित की जाए, जैसे चूने का जो पानी होता है उसमें अधिक CO2 प्रवाहित की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया रंग समाप्त होकर विलयन स्वच्छ हो जाता है। अगर ये ज़्यादा प्रवाहित की जाए तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो वाइट कलर होता है वो गायब हो जाता है और एक स्वच्छ विलयन प्राप्त हो जाता है हमको। तो जैसे अगर हम रिएक्शन कराएं CaCO3 प्लस CO2 एरोगन क्या बनेगा, H2O, तो क्या बनेगा, CaHCO3 बनेगा। इसका होल्टवाइज बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नंबर 5 है मेरे पास, अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया कर क्या बनाते हैं, लवणवा जल बनाते हैं। अगर अम्लों की क्रिया धातु से कराई जाए, धातु ऑक्साइड से, तो क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अतः जब काले कापर में CU2 ऑक्साइड क्रिया, जो ऑक्साइड होते हैं उनकी क्रिया जब कराई जाती है NaHCl अम्ल से कराई जाती है तो नीला हरा कापर सेकेंड प्राप्त होता है। तो देखते हैं हम लोग रिएक्शन। तो CuO प्लस HCl की जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CuCl2 बनेगा और H2O बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है, देखो यहाँ पे हमको मिलता है नंबर 6 है मेरे पास, अम्ल क्षारकों के साथ अब क्रिया करिए लवण जल बनते हैं। अगर अम्ल की क्रिया क्षारकों के साथ कराई जाए तो क्या बनते हैं, लवण तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल व क्षारक एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए इन अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल और क्षारक के बीच जो अभिक्रिया कराई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, तो इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमको दिया गया NaOH प्लस HCl, ये क्षार है और ये अम्ल है। तो क्रिया कराए तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस H2। तो ये सब क्रिया क्या बोलेंगे हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। सेकेंड है मेरे पास KOH, ये भी क्षार होता है और H2SO4 अम्ल होता है। इनके भी जब हमने क्रिया कराई तो क्या बना, K2SO4 प्लस H2O बनेगा। तो ये क्या होगा, ये भी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इस अभिक्रिया में फिनोल्फ्थालीन सूचक का प्रयोग निश्चित मात्रा में अम्ल को उदासीन करने के लिए आवश्यक क्षारक की मात्रा में मापा जाता है। नंबर 7 है मेरे पास, अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये कपड़ा, लकड़ी, धातु, पत्थर हमारे शरीर की त्वचा पर हानिकारक होते हैं। अगर ये हमारे त्वचा पर पड़ जाएँ तो ये हानिकारक होते हैं। ये धातु पात्रों को धीरे धीरे संक्षारण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। अगर इनको किसी धातु के पात्र में रखा जाए तो ये धीरे धीरे उनको नष्ट कर देते हैं। यही वजह है कि हम लोग को जो है कांच या चीनी मिट्टी के पात्रों में रखा जाता है जिन पर अम्ल का कोई प्रभाव
नहीं होता। तो हम लोगों ने आज अम्ल के बारे में पढ़ लिया कि अम्ल क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण और उनके गुणधर्म हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोगों ने अम्ल के बारे में जान लिया। तो कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्षार के बारे में जाने, क्षारक क्या होते हैं। तो आज हम लोगों ने अम्ल के बारे में देख लिया, इसके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।